Namaste student, welcome to CATG online classes. So today we are going to discuss types of chemical reaction. तो जिसमें से बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। पहला कौन सा था? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था? जिस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट तो कई सारे होते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक होता था। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? यहां पर उल्टा होता है, यहां पर रिएक्टेंट एक रहता है लेकिन प्रोडक्ट कई सारे बन सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा ही बन सकते हैं। तो देखो जैसा कि नाम ही बताता है डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना। ठीक है, तो डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिखिए, those reactions in which those reactions in which one compound breaks into two or more simpler substances under suitable conditions are called decomposition reactions. Decomposition reactions. तो देखिए बच्चों, तो ये एग्जांपल देख रहे हैं जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है बच्चों? जैसा कि हमने देखो लास्ट क्लास में देखा हुआ था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ ऐसा था। ये किस में टूट जाता है? ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट था वो कितने पार्ट में टूट गया? टू पार्ट में। ठीक है, तो हो सकता है दो से ज्यादा में भी टूट सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर वर्ड यूज किया अंडर सुटेबल कंडीशन। तो हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि किसी रिएक्शन में जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो क्या हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट एक था, प्रोडक्ट दो में तोड़ दिए। अब देखिए हो सकता है किसी रिएक्शन में जहां पर रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट दो से ज्यादा, तीन हो सकते हैं, कभी चार भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये क्या होता है देखिए आप, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर decomposition reactions are opposite of combination reaction। समझ आएगा? तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो कैसे हैं बेटा? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। जनरली decomposition
reactions are endothermic in nature। ठीक है, तो देखिए एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि यहां पर जो रिएक्टेंट रहता है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे इमेजिन कर लीजिए एक ये मार्कर, ये क्या है, एक आपका रिएक्टेंट था। अब मैंने क्या किया, सोचा कि इसको ब्रेक कर दें, तो देखिए मैंने क्या किया, इसको एनर्जी लगाया तब ये ब्रेक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सेम, यहाँ पर जो रिएक्टेंट रहता है उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो क्या होता है वो प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक इन नेचर। तो इंडोथर्मिक क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया जनरली। ठीक है, तो क्या कोई एक्सेप्शन भी होते हैं क्या? हाँ, तो एक एक्सेप्शन भी है, जैसे और भी हो सकते हैं, मैं एक एक्सेप्शन बता देता हूं आपको। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बच्चों क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, ये ब्रेक होता है किसमें, H2O प्लस O2 में। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी नहीं देना पड़ता। ठीक है, और ये ब्रेक हो जाता है और थोड़ा सा अमाउंट में हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर इस पे हम देखते हैं एक एक्टिविटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। तो देखिए बच्चों की एक्टिविटी है इस पे, तो एक्टिविटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों एक्टिविटी क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब को हीट करना है आपको। ये बर्नर है, ठीक है, इमेजिन कर लो ये बर्नर है और टेस्ट ट्यूब, और इस पर क्या ले लिया हमने, इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, आपको हीट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए बच्चों लैब में जब भी हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस समय कुछ चीजें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम हीट करें, इमेजिन कर लो कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें फेरस सल्फेट ये बॉटम में फिल है और आपने क्या किया, ये बर्नर है, तो ये बर्नर से आपने हीट देना शुरू किया। तो जब भी हीट करोगे तो जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो माउथ है ये कभी अपनी तरफ ऐसे नहीं रखते हैं, नहीं होगा क्या कि जैसे कोई भी सब्सटेंस है यहाँ पर जो ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो हो सकता है उससे कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज हो रही हो। जब हार्मफुल गैसेस क्या होंगे, जब इस तरह करोगे तो ये आपके माउथ की तरफ है, जब आप इनहेल करोगे तो क्या होगा, जो भी यहाँ पर हार्मफुल गैसेस हैं वो क्या होगा, आप इनहेल करेंगे आपके अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी हीट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे बर्नर और आपका ये टेस्ट ट्यूब, तो आप ऐसे हीट करोगे। समझ में आ गया, ताकि आप सेफ रहो। क्लियर, तो सेम चीज यहां पे करते हैं। तो फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो देखिए क्या बनता है, तो FeSO4 डॉट 7H2। तो बेटा ये जो डॉट 7H2 लिखा है यानी कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, इसके क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हीट करते हैं तब ये किसमें टूट जाता है, FeSO4 प्लस 7H2। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या रहता है, देखो बच्चों इसको बोलते हैं
हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। क्या है? हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो हाइड्रेटेड क्यों? यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल इसलिए वर्ड आया हाइड्रेटेड, ठीक है। और यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल हट गए तो इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। कोई दिक्कत? तो जहां पर भी वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो वहां पर हम क्या बोल देंगे? एनहाइड्रस, ठीक है। और जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े रहेंगे उससे, उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे अगले चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में, ठीक है। वहां पर एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पर वर्ड यूज किया हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और इसके अलावा बच्चों एक टर्म कभी और भी यूज किया जाता है, ये भी यूज करते हैं, इसके अलावा भी एक दूसरा टर्म यूज किया जाता है, वो भी आप लोग नॉलेज ले लीजिए। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये क्या है इसको? ये तो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोल दो, ये दूसरा टर्म यूज करो फेरस सल्फेट क्रिस्टल, याद रहेगा। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, इसके लिए क्या? नॉर्मल फेरस सल्फेट, याद रहेगा। ये क्या है आपका? फेरस सल्फेट, क्लियर। अच्छा अब देखिए मैं यहाँ जगह नहीं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट बना आपका, इस फेरस सल्फेट को अगर आप फर्दर हीट कर दो, ठीक है। तो देखिए फेरस सल्फेट को मैंने फर्दर हीट किया और हाई टेम्परेचर पे, अभी जितना हीट किया और हाई टेम्परेचर पे हीट करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो ये टूट गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ, ये जो फेरस सल्फेट, मैं लिख नहीं रहा हूँ फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा इसका कलर भी याद रखिए। तो ये क्या होता है बच्चों? ग्रीन कलर। कैसा होता है? ग्रीन। और ये कैसा होता है? व्हाइट, ठीक है। ये वाटर के क्रिस्टल की वजह से इनका कलर आता है, ठीक है। अगेन ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में, टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए ये व्हाइट कलर का था फेरस सल्फेट, इसको हीट किया तो ये बच्चों क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। तो ये बच्चों कैसा होता है? ब्राउन। Fe2O3 क्या होता है? ये ब्राउन, क्लियर। अब देखिए इसका नाम फेरिक कैसे पड़ा बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्रिस क्रॉस करोगे, आपको 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है क्या कि फेरिक, फेरिक मींस आयरन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 3। फेरस में अस में 2, इक में 3। तो देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस से तो ऑक्साइड की वैलेंसी 2 आ गया और यहाँ पर आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3। तो इसीलिए ये वर्ड है इक, फेरिक ऑक्साइड, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर दो गैसेस बन रही हैं, तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये भी गैस और ये भी गैस। तो जो SO2 है, SO2 क्या नाम है इसका? सल्फर डाइऑक्साइड। और SO3 का क्या नाम है बच्चों?
सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आ गया आपको? अच्छा दोबारा देख लो, यहां पर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था, इसको आपने हीट किया तो बन गया FeSO4। ये क्या है आपका? फेरस सल्फेट या एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल इवापोरेट हो गया, हवा में उड़ गए। ठीक है, अब देखिए ये कैसा रहता है? ग्रीन कलर, और ये कैसा हो गया? व्हाइट कलर। अब फेरस सल्फेट को और हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तब ये किसमें टूट जाएगा? Fe2O3। तो ये किस कलर का होता है? ब्राउन। नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। और दो गैसेस रिलीज हुई, एक SO2 जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरी गैस SO3 इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोग कुछ कॉमन नेम भी याद रखिएगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आपने पढ़ा फेरस सल्फेट, तो FeSO4.7 तो ये क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट, 7 वाटर का मॉलिक्यूल है, तो हिप्टा हाइड्रेट। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्रीन विट्रॉल। इनके कॉमन नेम है बच्चों, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ये क्या है? ग्रीन विट्रॉल। ठीक, इसी तरीके से होता है कॉपर सल्फेट, यहाँ पर 5 वाटर के मॉलिक्यूल है तो बोलिए पेंटा, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। तो ये इसका नाम क्या है बच्चों? इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। इस तरीके से एक और होता है बेटा जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रॉल। ये कुछ कॉमन नेम है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है कंपटीशन में। जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा था ये एम्स में पूछा था। क्लियर? इसी तरीके से एक पूछा था इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? MgSO4.7H2। ये क्वेश्चन जो इप्सम साल्ट पूछा था ये नीट में पूछा था। ठीक है, एक और पूछा था बच्चे दूसरे कंपटीशन में, ग्लोबर साल्ट। ग्लोबर साल्ट, इसका फार्मूला क्या होता है? Na2SO4.10H2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट 10 है तो डेका हाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो ग्लोबल सॉल्ट का, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन का एक पार्ट था। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इसका नाम है थर्मल, थर्मल मीन्स जहां पर भी वर्ड थर्मल यूज कर दे यानी कि वहां मतलब क्या है? हीट। क्या इन्वॉल्व है? हीट। डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक होना। ठीक है, तो जहां पर भी हम लोग हीट दे करके रिएक्टेंट को ब्रेक करें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। A decomposition reaction a decomposition reaction
that takes place due to heat. That takes place due to heat is known as thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. समझ में आ गया बच्चों? नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब क्या बच्चों? कि वो रिएक्शन जिसमें हीट दे करके रिएक्टेंट को हम लोग क्या करें? ब्रेक करें। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है, हम लोग अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, याद आ रहा है बच्चों? ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। याद करो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन। ठीक है, तो ये बच्चों एग्जांपल पूछा था बोर्ड में क्वेश्चन। तो बोर्ड में ये पूछा था कि जो थर्मल या डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो यहां पर ये बोर्ड में पूछा था, तो इसका यूज कहां पे है बच्चों? CaO यूज्ड इन कैल्शियम ऑक्साइड यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बच्चों दूसरा एग्जांपल है, ये क्या कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा जो ये जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये NTSC स्टेज में पूछा था ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अगर बैलेंस करोगे तो देखोगे क्या बन जाएगा? 3 था तो यहाँ पे 3 कर दो, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे 2 कर दो। देखिए बैलेंस हो गया। 2K 2 पोटेशियम, क्लोरीन 2, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या था इस रिएक्शन का? कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया था सीमेंट इंडस्ट्री में। यहाँ पर क्या है इसका यूज? यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस यूज किया था। ठीक है, तो लैब में। ठीक है, तो इसका फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लैब, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन लैब। समझ में आ गया? चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों तीसरा एग्जांपल, ये जो तीसरा एग्जांपल है ये KVPI में क्वेश्चन पूछा था। किसमें? तो देखिए
अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। ये किस कलर का होता है बच्चों? ऑरेंज। ठीक है। तो ये क्या होता है? जब ये ब्रेक होता है तो किसमें टूट जाता है? Cr2O3। ये सॉलिड रहते हैं, प्लस N2 गैस प्लस H2O गैस। तो देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने H2O क्या लिखा है? गैस। ठीक है। तो देखिए, वाटर जनरली क्या लिक्विड रहता है, लेकिन इस रिएक्शन में जो हीट इवाल्व होती है बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से वाटर क्या होता है? स्टीम बन जाता है। ठीक, इसलिए वहां पर प्रोड्यूस किया है गैस। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। ये कैसा होता है? ग्रे ग्रीन कलर। क्लियर? और नाइट्रोजन गैस प्लस H2O। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो नाइट्रोजन गैस बनती है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस का यूज कहां पे करते हैं? ठीक है, लैब में अगर नाइट्रोजन गैस की जरूरत है उसके लिए। ठीक है। तो यहां पर इसका यूज लिख लो, मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन लैब। याद रहेगा? क्लियर? फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन लैब। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड चाहिए, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर? चलिए, तो समझ में आ गया? ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तो चलिए बच्चों, हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एक्टिविटी से भी देखेंगे। तो एक्टिविटी में क्या करना है आपको? एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ये क्या है बच्चों? टेस्ट ट्यूब। और मान लो ये बर्नर है। ठीक है, बर्नर। और आपने इसमें क्या लेना है आपको? लेड नाइट्रेट। ये क्या है बच्चों? लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को बर्न कर, हीट करना है। तो देखिए बच्चों, अगेन सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब को आप क्या करेंगे? होल्डर से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर समझो ये बर्नर है, और यहाँ पर जैसे लेके आएंगे तो आप टेस्ट ट्यूब को कैसे इस तरह होल्ड नहीं करेंगे। अभी जस्ट पिछले एक्टिविटी में बताया था, अगर आप इस तरह होल्ड करेंगे तो जो भी यहाँ पर पॉइजनस गैसेस वगैरह निकलेंगी वो क्या होगा? आप इनहेल करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। इसलिए हमेशा टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़ना है? इस तरीके के। क्लियर? चलिए, तो यहां पर जब हीट करेंगे तो देखिए कौन सी रिएक्शन होती है। तो लेड नाइट्रेट का बच्चों कलर क्या होता है? वाइट। जब आप हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड, लेड मोनो ऑक्साइड। ये कैसा होता है बच्चों? येलो कलर। येलो कलर प्लस क्या बन गया? NO2 गैस प्लस O2। तो देखिए बच्चों, NO2 क्या है?
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये कैसा होता है बच्चों, कैसा फ्लेम देता है ये, ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर। अच्छा, लेड मोनोऑक्साइड का बच्चों दूसरा नाम भी होता है, कॉमन नेम होता है लिथार्ज। ये क्या है, कॉमन नेम है, क्या ये कॉमन नेम, ठीक है। चलिए, ये केमिकल नेम लेड मोनोऑक्साइड, कलर येलो, समझ में आ गया। तो यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो कैसा है, ब्राउन फ्यूम्स देता है, ठीक है। इसको बेसिन गैस भी बोलते हैं, कौन सी, बेसिन गैस। और जो ऑक्सीजन गैस है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, कंबशन चैप्टर में, कंबशन फ्लेम में, क्या कि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। और ये कैसी गैस है, कलरलेस, ठीक है। अब देखिए, जो सपोर्टर ऑफ कंबशन कैसे, जैसे आप एक ग्लोइंग स्प्लिंट लेके आएंगे और किसके, ऑक्सीजन गैस के ऊपर, तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से क्या करने लगेगा, वो ग्लो करेगा, जलने लगेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्लियर। तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में ये एक्टिविटी थी, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो थ्योरी पढ़ाएं, इस बार बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, which of the following oxides of nitrogen is a colored gas, is a colored gas। तो ये बच्चों आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था 1987, और इसके अलावा ये एनटीएससी स्टेज 1 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए थे, N2O, BNO, C, N2O4, D, NO2। तो आप लोग बच्चों भी जस्ट एक्टिविटी पढ़ाया, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, NO2। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ये कैसा होता है, ब्राउन फ्यूम्स। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द गैस प्रोड्यूस्ड from thermal decomposition of ammonium dichromate is। तो ये बच्चों, ये आईआईटी क्वेश्चन, आईआईटी 1999 में पूछा गया था, और इसके अलावा केवीपीआई में पूछा गया है 11 में भी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी
अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ये बच्चों अभी जस्ट हमने थ्योरी में पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? तो वन ऑफ द एग्जाम्पल था, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए फिर भी मैं एक बार दोबारा कर देता हूं। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करोगे, जब हीट करते हो क्या बन जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस N2 प्लस H2, क्या बन जाता है? N2 गैस। तो ये भी सॉलिड, सॉलिड गैस। और ये क्या बनता है? स्टीम रहता है बच्चों, क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है तो वाटर वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये गैस बन गया। तो यहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई? कौन सी? नाइट्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसका नाम क्या है? अमोनियम डाइक्रोमेट। ये किस कलर का होता है बच्चों? ऑरेंज। और क्रोमियम ऑक्साइड है, ये ग्रे ग्रीन। नाइट्रोजन गैस कलरलेस, और ये वाटर कैसा है आपका? वेपर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन ये पूछा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबल साल्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लोबल। तो ये बच्चों आईआईटी जेई में 1985 में पूछा था क्वेश्चन। कब? 1985। ऑप्शन देख लीजिए। बी ऑप्शन FeSO4, सी ऑप्शन CuSO4.5s2, डी ऑप्शन Na2SO4.10s2। तो बच्चों भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। तो MgSO4.7s2 ये क्या है? इप्सम साल्ट, याद है? FeSO4 ये क्या है? ग्रीन, ये इप्सम साल्ट ये क्या है? ग्रीन विट्रॉल। ये क्या है? ब्लू विट्रॉल। ये क्या है? ग्लोबल साल्ट। याद है आपको? फिर बता देता हूँ, ये क्या है आपका? MgS4.7s2 इप्सम साल्ट। ये क्या है? ब्लू, ग्रीन विट्रॉल। और ये क्या है? ब्लू विट्रॉल। और ये क्या है बच्चों? ग्लोबल साल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? डी। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following compound, which of the following compound is known as white vitriol? white vitriol, ये बच्चों एम्स में क्वेश्चन पूछा था 1994 में, 1996। देखिए ऑप्शन क्या दिया था? जिंक सल्फेट .7s2,
बी ऑप्शन कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो चलो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट डेका 2 डेकाहाइड्रेट, सी Na2SO4.7H2 डी, ठीक है, MgSO4.7H2। ठीक है, तो बच्चों बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जिंक सल्फेट .7H2। ये क्या है, व्हाइट विट्रॉल। अच्छा बच्चों ये नया मिला है आपको, तो ये क्या आता है, जिप्सम है, जिप्सम याद रहेगा, ये क्या है, जिप्सम। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या दिया था बच्चों, 2KClO3 इसको हीट किया था और कैटलिस्ट, तो ये क्या बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट बताया हुआ है आपको, पोटेशियम क्लोरेट। आपने 8th क्लास में पढ़ा था मैच स्टिक वाले केस में, 2KCl प्लस 3O2। देखिए ए ऑप्शन दिया था, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, it is a combination reaction। Option B, it is a decomposition reaction। It is a decomposition reaction and is accompanied by release of heat। ऑप्शन सी देखिए बच्चों, इट इज a photochemical decomposition it is a photochemical decomposition reaction by release of heat। ऑप्शन डी, it is a decomposition reaction and is endothermic in nature ठीक है। अच्छा ये बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये मैंने जिस समय थ्योरी पढ़ाया था आपको बताया था, एग्जांपल लिया था, वन ऑफ द एग्जांपल। तो देखिए ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए यहां पर क्या किया हमने, हीट किया है, तो इट मींस ये क्या है,
इंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि हीट एनर्जी चाहिए। तो देखिए, तो पहला तो इंडोथर्मिक इन नेचर है, तो कह रहा है इट इज ए, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नहीं ये तो गलत है क्योंकि डिकम्पोजिशन है। सेकंड, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ये पार्ट सही है। सेकंड इसका आगे, एंड इज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, नहीं ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। सी ऑप्शन, इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो बच्चों की मैंने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो देखिए जस्ट तभी आप गेस कर सकते हो। कह रहा है कि जिसमें फोटो माने कि जिसमें लाइट चाहिए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट की जरूरत होती है, तो यहाँ पर लाइट की जरूरत है क्या? नहीं, हीट की जरूरत है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सही है डिकम्पोजिशन, एंड इज इंडोथर्मिक इन नेचर, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। नोट कर लीजिए, फिर आगे तो 6 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर, on heating blue colored powder of copper nitrate of copper nitrate copper nitrate in a boiling tube, in a boiling tube, copper oxide black oxygen gas and a basin gas X is formed. What is X? तो आपको बताना है X। ऑप्शन देखिए, NO, ऑप्शन बी N2O3, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी NO2। तो देखते हैं बच्चों सॉल्व करके। तो आप लोग नोट कर लीजिए, सॉल्व कीजिए इसके बाद। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन क्या कह रहे हैं, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला बच्चों, कॉपर नाइट्रेट, इसको जब हीट करोगे तब क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक प्लस बेसिन गैस X प्लस O2। तो देखिए ये कैसा था, ब्लू कलर कॉपर नाइट्रेट, कैसा बच्चों ये ब्लू, और ये कैसा है कॉपर ऑक्साइड, ये कैसा है ब्लैक। तो और ये क्या है बच्चों, बेसिन गैस X। तो ये कौन सी है, बेसिन गैस कह दें या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसा होता है, ब्राउन फिल्म्स, कैसा होता है ब्राउन फिल्म्स, ये कलरलेस गैस।
अगर बैलेंस करने को क्या तो बैलेंस कर लोगे, लेड नाइट्रेट को जैसे बैलेंस किया था उसी तरह इसको भी बैलेंस कर लीजिए। देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ पर 1, तो कॉपर वन नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ 2 करोगे तो होगा क्या, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 6 7, यहाँ पर कितना 3 2 जा 6, तो ऑड नंबर आ रहा है तो इवन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो 2, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो यहाँ 4 कर दो, तो देखिए बैलेंस हो गया 2 कॉपर, ठीक है, नाइट्रोजन 2 2 जा 4, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 नाइट ऑक्सीजन 2 प्लस 8 10 प्लस 2 12, बैलेंस हो गया। तो देखिए यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, डी। क्लियर, चलिए, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन किसका था, एनटीएससी स्टेज 1 का है, ये क्वेश्चन किसका था, एनटीएससी स्टेज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं N2O3 N2O3 का सोडियम कार्बोनेट, इसको आपने ये ब्रेक हो रहा है, तो इन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं दिया था, बस ये दिया था N2O प्लस CO2, आगे लिखा था इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, और ऑप्शन दिए थे इसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन डी कंबशन रिएक्शन। तो देखिए बच्चों यहां पर सोडियम कार्बोनेट किसमें टूट गया, Na2 प्लस CO2, तो यानी कि देखिए यहाँ रिएक्टेंट कितना था 1, और एक रिएक्टेंट कितने पार्ट में टूट गया 2 पार्ट में, यानी कि किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। समझ में आ गया। चलिए अभी बाकी से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन तभी आपने 8th क्लास से पढ़ा हुआ है, और सिंथेसिस रिएक्शन ये भी बताऊंगा, तो फिर बता देता हूँ सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमेशा एलिमेंट रहते हैं, क्या रहते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो अभी इस पे आएंगे हम लोग, बात करेंगे, ठीक है। फिर कंबशन रिएक्शन, तो यहाँ पर कुछ बर्न तो कर नहीं रहे हम लोग, इन द सेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे कोयले को बर्न करते हैं C+O2, वो किसका एग्जांपल है, कंबशन का, तो वो भी नहीं हो रहा है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not an example of decomposition reaction। ये बच्चों एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दिया था CaCO3 Ca प्लस CO2, ऑप्शन बी
2KClO3, (3O2), ऑप्शन सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, H2O, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो देख, क्वेश्चन कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए, पहला डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। वन कंपोनेंट किसमें, एक से ज्यादा पार्ट में टूट रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सेकंड, पोटेशियम क्लोरेट, ये भी टूट रहा है KCl प्लस O2 में, इट मीन्स ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O। तो ये तीनों ABC, ये तीनों क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। तो यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। समझ में आ गया? चलिए, ओ ठीक है बच्चों, तो बाकी बचा हुआ टॉपिक फिर आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।